नमस्कार, मैं हूँ रेखा। डीडी बिहार के खास कार्यक्रम बिहार बिहान में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और ऐसा कहते हैं दोस्तों कि कोई आपके बारे में कैसा भी सोचे, कोई आपके विषय में कैसी भी सोच रखे, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आप उसके बारे में बेहतर सोचें, आप उसके बारे में बहुत ही अच्छा सोचें। क्योंकि अब जब आप किसी के बारे में बेहतर सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो आपकी सोच का असर आपके मन पर होता है और आपके मन का सीधा असर आपकी पर्सनालिटी पे होता है। जाहिर सी बात है, जब आप किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे तो आपकी सोच के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी में भी एक निखार आएगा, एक स्पार्क आएगा। और यही वजह है कि हर सुबह कार्यक्रम में हम महापुरुषों द्वारा कही गई चंद बातें, अनमोल बातें बताने की कोशिश करते हैं, जिसे आप सुने और अपनी पर्सनालिटी को निखारने की कोशिश करें। आइए देखते हैं क्या है आज का अनमोल वचन। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। आज हमारे बीच विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित है मनीष मंडल जी। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम बिहार बिहान में आपका। आपके विषय में बताऊं, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं IGIMS पटना में और साथ ही आप सर्जिकल गैस्ट्रो एंड लीवर ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट में HOD के पद पर कार्यरत हैं, अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। बहुत लंबे समय से आप सेवा दे रहे हैं, इस संस्थान के लिए आप कार्यरत हैं, लेकिन एक इच्छा होती है जानने के मन में कि ये जो चिकित्सा के क्षेत्र में है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे चिकित्सक बनना है, ये ख्याल कब आया? क्या बचपन से था या फिर कुछ परिस्थिति ऐसी बनी, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि आपने डॉक्टर बनना तय किया? पिता हमारे चिकित्सक थे और चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, लेकिन उन्होंने चाहा कि मैं UPSC की तैयारी करूं और UPSC के सर्विसेज में जाऊं। एक ऐसा वाक़या लाइफ में आया कि जब मैं स्टैंडर्ड 4 में था और मेरे पिताजी का ऑपरेशन किसी चीज़ का हुआ पस को लेके, और ऑपरेशन के बाद उन्हें तुरंत रिकवरी हो गई। तो एज़ जो है बच्चा मुझे लगा कि ये बहुत अपीलिंग लगा कि भाई ऐसा चमत्कार हो गया कि मेरे पिता खुद डॉक्टर हैं और इन्फेक्शन में जा रहे हैं और सडनली जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ रहे हैं तो उनका चेहरा हंसता खिला हुआ है। तो उस समय दिमाग में आया कि मुझे सर्जन बनना है, और वो संकल्प जो उस दिन स्टैंडर्ड 4 में बना वो आज तक मेरे दिमाग में घूमता रहा, जब तक कि मैं सर्जन नहीं बन गया और आप लोगों के बीच अभी तक मैं नहीं हूँ। क्योंकि सर्जरी एक चीज़ है कि लोग दवाई 10 से ले लेंगे, लेकिन ऑपरेशन किसी एक से ही कराएंगे, और जिससे कराएंगे उससे अपना सब कुछ समर्पित करके ऑपरेशन कराएंगे। तो हमारे सर्जिकल फील्ड में एक ही टेक होता है, रीटेक का कोई मतलब नहीं होता। तो ये मुझे अपीलिंग लगी, चैलेंजिंग था, और मैंने इस चैलेंज को लिया और मैंने जो अपना ड्रीम सोचा था उस ड्रीम को पाया। जी, कक्षा 4 में जब आप थे तब आपने ये तय कर लिया था, चूँकि बहुत डिफ़िकल्ट नहीं रहा होगा मुझे लगता है, जब आपने बताया कि आपके पिताजी भी एक चिकित्सक थे और उन्होंने चिकित्सा सेवा लोगों को प्रदान किया और आपके मन में भी ये ख्याल आया कि आपको भी एक डॉक्टर बनना है। किस तरीके से आपने अपनी चिकित्सा की शिक्षा दीक्षा उन्होंने पूरी तो की? मुझे ये कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में जाओगे तो लाइफ तुम्हारा अपना नहीं रहेगा, लाइफ दूसरों के लिए जीना पड़ेगा। अच्छा। और ये 24 घंटे रहेंगे। और उन्होंने मुझे लाइव अपनी लाइफ टाइम स्टोरीज समझाई और बताई कि जिस समय आपको बहुत ज़रूरत था और हम नहीं थे वहाँ पे, मुझे पेशेंट्स के बीच में रहना पड़ा। तो ये सब वाक़या तुम्हारे साथ भी हो सकता है, तो आप सोच लो अगर इस क्षेत्र में जाना चाहते हो। देखिए, मैं संकल्पित था और मुझे अच्छा लगता था ये मतलब प्रोफेशन। घर में भी देखता था, पेरेंट्स को भी देखता था, बाहर भी देखता था, फ्रेंड सर्कल में भी देखता था। और जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, सेंट माइकल्स हाई स्कूल, उसका मोटो है वी वर्क फॉर गॉड एंड कंट्री। आप देश के लिए काम कर रहे हैं और भगवान के लिए काम कर रहे हैं। तो इससे बड़ा प्रोफेशन कोई नहीं हो सकता कि इसमें आप देश और भगवान दोनों का काम एक साथ कर रहे हो। जी, चिकित्सा क्षेत्र की शिक्षा दीक्षा आपने कब ली, कैसे ली, कहाँ से ली, इसके विषय में क्या कुछ बताना चाहेंगे? MBBS मेरा कर्नाटका से हुआ था एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू। उसके बाद PG मैंने दरभंगा मेडिकल कॉलेज से अपनी की थी, MS की पढ़ाई। उसके बाद मैं तत्पश्चात सुपर स्पेशलिटी के लिए गंगाराम हॉस्पिटल में चला गया, वहाँ कार्यरत था। उसके बाद मैं 2001 में बिहार वापस आया, बिहार अपने लोगों के बीच में वापस आया, और 2001 से मैं निरंतर IGIMS में अपनी सेवा दे रहा हूँ, लोगों के बीच काम कर रहा हूँ। जी, ये एक जिस संस्थान के विषय में यदि हम चर्चा करें, IGIMS,
यदि कुछ भी होता है ना केवल पटना में, यदि पूरे बिहार के लोगों के यहाँ कुछ भी हुआ तो लगता है कि नहीं चलो पटना के IGIMS में मैं जाके अपना इलाज करवाऊँ। एक विश्वास लोगों का बना हुआ है। जी जी तो जब आप जुड़े इस संस्थान के साथ, आपने बताया कि वर्ष 2001 से जुड़े जी, आप, जब आप जुड़े किस तरह से देखा आपने, किस आपने इस संस्था को, क्या कुछ चैलेंजेस थे? क्योंकि बहुत बीते वर्ष की बात मैं कर रही हूँ, क्या कुछ जब चैलेंजेस मैं आपके वहाँ सामने थे? पहुँचा तो मेरी कंपैरिजन दिल्ली से थी। दिल्ली के संस्थान में और दिल्ली के उच्चतम संस्थान में जहाँ मैं काम कर रहा था, वहाँ से बिहार आया तो मुझे लगा कि वहाँ मैक्सिमम लोग बिहार के जाते हैं, तो ऐसा होना चाहिए बिहार के लोगों को वापस बिहार छोड़कर इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। और इस सोच के साथ मैं IGIMS आया और कार्य शुरू किया अपना। इनिशियल के दिनों में तो प्राइमरी स्टेज था, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं थे, मतलब चाह के भी आप बहुत चीज़ नहीं कर सकते थे। तो स्लोली मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आया, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब प्लस क्लिनिकल जॉब आया, और मैंने हर समय पेशेंट के बारे में सोचा, पेशेंट को कैसे मतलब फ़ायदा हो सके। आप शुरू कीजिए कि वो पेशेंट इमरजेंसी में लैंड करे चाहे OPD में लैंड करे, उससे निकलने तक उसको क्या सुविधाएं मिल सकती हैं कि वो बाहर नहीं जाए, इलाज उसका बिहार में ही। और यही सरकार की भी मंशा रही है, और तब से निरंतर तक हमारे नीतीश कुमार जो चीफ मिनिस्टर बिहार हैं, 2005 में वो ज्वाइन किए SGM। उन्होंने नया प्रारूप एक हेल्थ को दिया और सोचा, और उनके बाद जो हेल्थ मिनिस्टर जितने भी रहे सब ने IGIMS के बारे में सोचा, सब ने IGIMS को हेल्प किया, और तभी ये संस्थान अभी तक पहुंच चुका है। क्योंकि कोई भी संस्थान बिल्डिंग से नहीं बन सकती, मशीन से नहीं बन सकती है। उसमें कैसे लोग काम कर रहे हैं, कैसे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, कैसे पैरामेडिकल स्टाफ काम कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तभी लोगों का विश्वास जीत सकते हैं। सिर्फ बिल्डिंग और अच्छे उपकरण से किसी का विश्वास जीता नहीं जा सकता। सही बात है। और जब आप एक टीम बना के काम करने की कोशिश करते हैं, काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं सफलता तो हाथ लगती ही लगती है। जी बिल्कुल। चूँकि ये संस्थान बहुत पुरानी है, जी बहुत लंबे समय से लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान करती आ रही है ये संस्थान। कुछ बताना चाहेंगे IGIMS के बारे में, किन उद्देश्यों को लेके बना और क्या कुछ मंशा रही होगी? जी जी 1983 में ये इनैक्ट हुआ, 1984 से ये स्थापित हुआ, और ज्ञानी जैल सिंह जो उस समय के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की। और उस समय ये ध्येय रखा गया है कि इसमें टीचिंग, रिसर्च और पेशेंट केयर तीनों पे ध्यान दिया जाए। और उस मौलिक स्थिति को देखते हुए एम्स के अनुरूप IGIMS को स्थापित किया बिहार में, SGPGI को स्थापित किया लखनऊ में यानी UP में, और PGI को चंडीगढ़ में। और इस ध्येय के साथ यहाँ काम शुरू हुई। संस्थान शुरू तो हुआ, लेकिन कुछ बीच में दिक्कतें आईं। उसके बाद यहाँ पे 2011 में मेडिकल कॉलेज खुला, तो चीज़ें बढ़ीं। 2017 में जाके यहाँ सुपर स्पेशलिटी की पढ़ाई शुरू हुई, यानी DMMCH की जो पढ़ाई सबसे टॉप मोस्ट पढ़ाई जो इंडिया में होती है वो DMMCH की होती है, वो शुरू हुई। और साथ में जो MD-MS की पढ़ाई है वो भी शुरू हुई। तो रिसर्च थर्ड आया। रिसर्च में भी इंस्टीट्यूट का अपना एक जर्नल है, मेडिकल जर्नल, जो मानक दंड देश में विदेश में है, उस मानक दंड पे रिसर्च का काम हमारे यहाँ हो रहा है, और उसको प्रॉपर जर्नल में भी उसकी पब्लिकेशंस हो रही हैं। तो तीनों चीज़ पे ध्यान दी गई। पेशेंट केयर आप जब भी करें तो कम ही है, क्योंकि पेशेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है, मेडिकल संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं, उपकरण नए आ रहे हैं, नए उपकरण की ज़रूरत होती है, क्योंकि पुराने उपकरण से इलाज हो सकता है लेकिन बेहतर नहीं हो सकता है। तो उस ध्येय के साथ संस्थान आगे बढ़ता चला गया, चीज़ें जुड़ती चली गई, अच्छे लोग आते गए, और जैसे जैसे लोग जुड़ते गए वैसे वैसे लोगों को इसका फ़ायदा होते रहा, और लोगों का विश्वास IGIMS में जगता चला गया। जी मनीष मंडल जी, जैसा कि आपने बताया कि शुरुआत आपने दिल्ली से की। जी दिल्ली में एक बेहतर पैकेज के साथ आप काम कर रहे थे। जी क्या कुछ ऐसी वजह रही कि आपको लगा कि नहीं मुझे बिहार आना है, बिहार में अपनी सेवाएं देनी है, ये जानने की मंशा है मुझे, क्या कुछ बताना चाहेंगे? बहुत इमोशनल सवाल है मेरे लिए, चूँकि मैं वहाँ बहुत अच्छे पैकेज में था जी। 80,000 का पैकेज था उस समय वहाँ, और बिहार में जब आया तो मुझे 18,000 का पैकेज था पर मंथ का। अच्छा। तो ये काफ़ी बड़ा गैप था। लेकिन हाँ, इसमें ये चीज़ था कि मैं वहाँ जब देखता था तो मैक्सिमम लोग पेशेंट्स बिहार के ही होते थे,
तो मन में एक तो रहता था कि इलाज तो मैं कर रहा हूँ, कि कितने लोग बिहार में होंगे जिनका इलाज मैं नहीं कर पा रहा हूँ। सही बात। दूसरी वजह थी मेरी ग्रैंडमदर, जिनके साथ मैं बड़ा हुआ, और उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि मैं इसीलिए पढ़ाया हूँ कि मेरा पोता जो है वो दिल्ली में रहेगा और इलाज के लिए मुझे दूसरे से इलाज कराना पड़ेगा। तो वो मुझे बहुत टचिंग लगा और मैं नेक्स्ट फ़्लाइट लेके वापस बिहार आ गया, क्योंकि इंटरव्यू मैं ऑलरेडी दे चुका था और मेरी सिलेक्शन हो चुकी थी। मैं समहाउ ज्वाइन नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए, मेरी ग्रैंडमदर का कहा हुआ वाक़या, और मैं तुरंत वापस आ गया और बिहार ज्वाइन कर लिया। गैस्ट्रो सर्जरी और लिवर ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट था वो स्टैब्लिश्ड डिपार्टमेंट था यहाँ पे उस समय में। लिवर ट्रांसप्लांट तो उस समय नहीं हो रहा था, लेकिन गैस्ट्रो का सारा काम हो रहा था, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज हो रही थी, और मैं उस समय वहाँ ज्वाइन किया इस मंशा से कि इसमें कुछ मैं बेहतर कर पाऊँ, जो चीज़ें दिल्ली में मैं दे रहा था सेवाएं, वो सेवाएं यहाँ स्टैब्लिश कर सकूँ और लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। जी, ऐसा कहते भी है हमारे यहाँ के बड़े बुजुर्ग, जो बच्चा परिवार के बेहद करीब होता है वो ज़िंदगी में बहुत तरक्की करता है। तो यहाँ पे आपकी ग्रैंड मदर का जो सपना था कि मैं अपने पोते से ही इलाज करवाऊँ, उस सोच ने आपको यहाँ बिहार खींच लिया और आज आपके माध्यम से लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवा प्रदान की जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है। यदि आज के हम समय की बात करें मनीष जी, चूँकि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं, लगभग तमाम हॉस्पिटल सुविधाएं दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं आधुनिक समय की यदि हम बात करें। क्या ऐसी खासियत है, वाई IGIMS? IGIMS में लोग क्यों आए, क्यों अपनी चिकित्सा करवाएं? दो तीन चीज़ें हैं। एक तो कि एक छत के नीचे सारी सुपर स्पेशलिटी की जो इलाज है वो सस्ते दर पे उपलब्ध है जी। और गुणवत्ता के साथ उपलब्ध है। आप बिहार के किसी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो एक छत के नीचे इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। जी। और कुछ सुविधाएं हमारे पास ऐसी है जो कि इंडिया एक चंद सरकारी हॉस्पिटल में है, जैसे इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट, ये बहुत कम जगह सरकारी में उपलब्ध है। इनफर्टिलिटी जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रही है हर जगह बिहार में भी, इसकी डिपार्टमेंट सरकारी में बहुत कम जगह है, IGMS में भी है। तो क्रिटिकल केयर मेडिसिन डिपार्टमेंट ये भी बहुत कम सरकारी संस्थान में पूरे देश में है, जिसमें IGMS में भी है। तो इन सब विभागों जो कि कहीं स्पेशलिटी में उपलब्ध नहीं है, बिहार में तो खैर बहुत ही कम है या ना के बराबर है, प्राइवेट में है, सरकारी में तो बिल्कुल नहीं है। तो ये सब सेवाएं जहां मरीज बाहर से त्रस्त होकर लुट के तब हमारे पास पहुंचता है और तब वो सुविधाएं मिलती हैं, तो उसे लगता है कि मैं पहले क्यों नहीं आया, पहले IGMS क्यों नहीं इलाज कराया। और वो जब अपने घर जाते हैं तो वो मेरे ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो संस्थान से अपनी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव सोच और अच्छे होके जाते हैं, वही मेरा एडवर्टीजमेंट है, उसी से बाकी लोग भी आते हैं। बहुत सारी बातें हमने की, आपने बताया कि किस तरीके से चिकित्सा के क्षेत्र में आपका आगमन हुआ, IGIMS में कब जुड़े। यदि हम बातचीत करें इस संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के विषय में, क्या कुछ प्रदान की जाती है चिकित्सा सुविधाएं, तो क्या बताना चाहेंगे आप? संस्थान में जितने भी विभाग हैं वो कहीं भी वर्ल्ड स्तर पे या इंडिया स्तर पे वो सारे विभाग हैं हमारे यहाँ। अगर आप बेसिक साइंसेस की बात करें तो बेसिक साइंसेस में मेडिसिन है, सर्जरी डिपार्टमेंट है, गायनेकोलॉजी है, ऑब्स्टेटिक्स है, ऑर्थोपेडिक्स है, पीडियाट्रिक्स है, ENT है, आई है, ये सब बेसिक साइंसेस में आते हैं। सुपर स्पेशलिटी की बात करें तो गैस्ट्रो मेडिसिन, गैस्ट्रो सर्जरी पेट रिलेटेड हो गया, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी किडनी रिलेटेड हो गया, न्यूरोलॉजी न्यूरो सर्जरी ब्रेन रिलेटेड हो गया, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी जो है कार्डियक और थोरैक्स का पार्ट हो गया, कार्डियक मेडिसिन हो गया डिपार्टमेंट, पीरियडिक सर्जरी यानी बच्चों का इलाज, बच्चों के सर्जन अलग होते हैं जिनको पीरियडिक सर्जरी के नाम से आता है, वो डिपार्टमेंट हमारे यहाँ है। सुपर स्पेशलिटी में आई का जितना सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट वो हमारे यहाँ रन करता है, ENT में जितने सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट है वो हमारे यहाँ रन करता है। गायनी की दो अलग विभाग होती हैं सुपर स्पेशलिटी की, एक है रिप्रोडक्टिव मेडिसिन जो कि बांझपन पे डील करती है, दूसरा है गायनी ऑन्कोलॉजी यानी महिलाओं में जो कैंसर होता है, जैसे स्तन कैंसर है, बच्चेदानी कैंसर है, कोरिया कैंसर है, इसके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट होता है। और इन सारी डिपार्टमेंट जितनी भी सुपर स्पेशलिटी की डिपार्टमेंट हमने बताई, ये सारे में DMMCH की पढ़ाई भी होती है, यानी पेशेंट केयर के साथ टीचिंग का भी प्रोग्राम चलता है, क्योंकि जो आज बच्चे पढ़ेंगे हमारे यहाँ से वही कल बिहार के काम आएंगे, वही कल बिहार किसी पेरिफेरी में काम करेंगे, सुविधाएं वहाँ दे सकेंगे। बेसिक साइंसेस की डिपार्टमेंट तो हर विभाग में, हर मतलब मेडिकल कॉलेज में है, वो तो पहले से चल रही थी, लेकिन सुपर स्पेशलिटी की पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ IGMS में ही थी
और वो सब जगह अब फैल रही है। एम्स पटना इधर आया है, वहाँ भी कुछ सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट है, लेकिन सारे डिपार्टमेंट्स वहाँ नहीं हैं। मैं विशेष तौर पे बताना चाहूँगा कैंसर डिपार्टमेंट के बारे में। कैंसर पेशेंट्स के लिए आईजीएमएस में एक अलग बिल्डिंग है जिसको स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के नाम से माना जाता है। कैंसर पेशेंट्स को असुविधा नहीं हो इसके लिए इनके अलग काउंटर्स हैं। इनकी जांच की हर व्यवस्था, अगर आप ब्लड टेस्ट की बात करें, इनके अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट सीटी स्कैन की बात करें, इनके अन्य जो जांच है बात करें, इनका भी काउंटर्स अलग बिल्डिंग में ही है ताकि इनको मेन भीड़ में नहीं जाना पड़े, इनको असुविधा नहीं हो। साथ ही जो खर्च आती है कैंसर में वो काफ़ी महंगा रहता है। सही। तो हमारे यहाँ 50 रुपये में रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आप अल्ट्रासाउंड की बात करें तो 250-300 रुपये में अल्ट्रासाउंड होता है। अगर आप सीटी स्कैन की बात करें तो सबसे छोटा सीटी स्कैन 1500 से लेके 8000 तक का सीटी स्कैन होता है, जो कि बाहर में अगर आप देखेंगे तो 15,000 से शुरू होकर 25,000 तक चला जाता है। अगर आप एमआरआई की बात करें तो सबसे सस्ता एमआरआई करीब 2,500 के में आता है, जबकि बाहर में वो 5,000 से शुरू होता है। सबसे महंगा जो होता है वो हमारे यहाँ का 10-12 हज़ार का होता है, बाहर में 25,000 के आसपास आता है। पेट स्कैन की बात करें तो पेट स्कैन 10-10.5 हज़ार में हमारे होता है, बाहर 20,000 से 30,000 के बीच में आता है। तो ये सारी सुविधाएं काफ़ी कम दर पे हमारे यहाँ, आधे से कम दर पे उपलब्ध है। साथ ही राहत की भी काफ़ी हमारे यहाँ चीज़ें हैं। अगर कोई पेशेंट मुख्यमंत्री सहायता कोष से चाहे वहाँ से भी पैसे मिल सकते हैं, उसको सुविधाएं मिल सकती हैं। प्रधानमंत्री का जो सहायता कोष है वहाँ से सुविधाएं मिल सकती हैं। इसके अलावा जो अन्य योजनाएं हैं उनके माध्यम से सुविधाएं मिल सकती हैं। जो पीएम जय योजना है, जन औषधि केंद्र है जहाँ से वो सस्ते दर पे कैंसर की दवा और अन्य दवा भी ले सकते हैं। तो ये सब कैंसर की बात हो गई। अब आप जनरल इलाज की तरफ आइए। बिहार में बहुत बड़ी तादाद है लिवर और किडनी के पेशेंट्स की। जी। अगर आप बस में या ट्रेन में चलें तो 50% पेशेंट्स आपको गैस के मिलेंगे। वो दवा खा के थक जाते हैं, जांच की ज़रूरत होती है, इलाज की ज़रूरत होती है, कभी कभी मिसमैनेज्ड रहते हैं। गैस एक छोटी सी बीमारी नहीं, बड़ी बीमारी है जिसको सही तरीके से इलाज होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो गैस की दवा खा के लोग राहत तो हो जाता है लेकिन फिर उनको दोबारा हो जाता है। तो इसके जड़ तक जाने की ज़रूरत हुई, जिसकी सारी सुविधाएँ संस्थान में उपलब्ध है। बिहार का पहला गैस्ट्रो मेडिसिन और गैस्ट्रो सर्जरी डिपार्टमेंट सरकारी या प्राइवेट में सबसे पहले आईजीएमएस में शुरू हुआ और अभी तक वो है। और मेरे माध्यम से उसमें एक और जो चीज़ ऐड हुई वो लिवर ट्रांसप्लांट ऐड हुई, जी। वो काफ़ी मदद तो का हुआ। किडनी पेशेंट्स, बिहार में किडनी पेशेंट्स भरे पड़े हैं क्योंकि लोगों को दुकान से दवाई लेके खाने की आदत है, तो उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जानकारी नहीं होती और जब तक उन्हें पता चलता है तब तक ऑलरेडी उनको किडनी फेलियर में जा चुके होते हैं, कुछ का परमानेंट, कुछ का टेम्प्रोरी। और इन सब की सारी सुविधाएं संस्थान में मौजूद है। डायलिसिस की 10 मशीनें हमारे पास हैं, 10 और आने वाली हैं। वैसे मरीज जो निरंतर डायलिसिस पे हैं वो भी हैं। एमरजेंसी डायलिसिस की भी सुविधा हमारे यहाँ है जो निरंतर चल रही है। और अब तो तरह तरह की बीमारियाँ हैं, लोग डेंगू से भी पीड़ित होकर आ रहे हैं, हेपेटाइटिस बी से पीड़ित होकर आ रहे हैं, हेपेटाइटिस सी से पीड़ित होकर आ रहे हैं, साथ में उनको किडनी फेलियर भी है। तो ऐसे मरीजों का डायलिसिस जनरली बाहर नहीं किया जाता है जो इन सब बीमारियों से संक्रमित होते हैं, क्योंकि इनका बीमारी दूसरे में भी फैल सकता है उसी मशीन द्वारा। अच्छा। तो इसके लिए जैसे हम लोगों ने इन्फेक्टेड मरीज के लिए अलग डायलिसिस की सुविधा रखी है, इसमें सिर्फ इन्फेक्टेड मरीज का होगा। जैसे HIV के मरीज हैं उनका डायलिसिस सिर्फ HIV वाला मशीन में ही होगा। हेपेटाइटिस BC के हैं तो उनका सिर्फ हेपेटाइटिस BC वाले में होगा। जो डेंगू से पीड़ित है उनका सिर्फ डेंगू का ही होगा कि उसमें दूसरे कोई मरीज को नहीं ले सकते हैं। अगर हम लेंगे तो वो फिर उससे इन्फेक्ट हो सकता है अगर नहीं है तो ये सब सुविधाएं होंगी। ब्रेन की सर्जरीज, अब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के पेशेंट्स काफ़ी आते हैं हमारे यहाँ जी। और हम लोग उनके लिए सारी सुविधाएं हमारे, जिसमें हमारा न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट और न्यूरो मेडिसिन डिपार्टमेंट दोनों काफ़ी तत्परता से काम कर रहा है। 24 घंटे सर्जरी की व्यवस्था भी हमारे यहाँ न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में है। एक चीज़ जो बहुत तेज़ी से बढ़ी है बिहार में, खास करके पोस्ट कोविड, वो है यंग एज में हार्ट अटैक और यंग एज में ब्रेन हैमरेज। ये पहले देखने को नहीं मिलता था। तो ऐसे पेशेंट्स का जो यंग एज के हैं और सडनली उनको ऐसा हो जाता है, उसके लिए हमारा संस्थान ही उपलब्ध है जो कि तुरंत उसको सेवा देता है और इसकी तादाद बढ़ रही है। तो हम लोग सुविधाएं बढ़ाने के प्रयास में लगे हुए हैं।
जी, आप चूँकि बात आईजीआईएमएस पटना की जब हम बात करते हैं, पूरे बिहार को यदि देख लिया जाए, पूरे बिहार में दृश्य होता है आईजीआईएमएस पटना, यदि बेहतर इलाज कराना है, आपके माध्यम से लोग जान भी पा रहे हैं, क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पर मुहैया कराई जा रही है आपके लिए, और कितनी ज़्यादा व्यापक स्तर से आप सुविधाएं प्रदान करते हैं। यदि हम पटना के बाहर के मरीजों की बात करें, वो आपसे संपर्क करना चाहे या आईजीआईएमएस में आना चाहे, यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोगों की विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा है इस संस्थान के ऊपर। तो क्या अभी के समय में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं आपके यहाँ है? यदि हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें या नंबर लगाने की बात करें तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, इसे आप कैसे मैनेज करते हैं डॉक्टर साहब? कोविड ने बहुत बड़ा सीख एज एडमिनिस्ट्रेटर मुझे दिया अच्छा। कि भीड़ को कैसे मैनेज करना है, भीड़ को कैसे मॉडरेट करना है। और हम लोगों ने पहली बार ऑफलाइन ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया। ऑनलाइन जो नहीं आ सकते हैं, ऑफलाइन जो आ सकते हैं, तो ये सुविधाएं हम लोगों ने शुरू की और इसको हमने बेहतर किया। अभी आज की डेट में जो है ऑनलाइन सुविधा हमारे पास 20% है, 80% ऑफलाइन है। इस 80% को हम लोगों ने मैनेज किया कि 24 आवर्स हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर खुले हैं। मॉर्निंग में सुबह 6 से लेकर 2 तक पहला शिफ्ट, 2 से 10 तक दूसरा शिफ्ट और 10 से लेकर नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6 तक तीसरा शिफ्ट। तो पहले होती थी कि मरीज़ 8 बजे लाइन में लग रहा है और 12 बजे तक काउंटर पहुंच रहा है, तो काउंटर ख़त्म हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है, तो दिक्कतें आती थी। जी जी। अब कोई किसी समय भी आए, फ़र्ज़ कीजिए कोई मधेपुरा टाउन से चला और 5 बजे बस स्टैंड पहुंचा और 6 बजे वो हमारे संस्थान में पहुंचता, तो 6 बजे उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। दूसरा कोई ट्रेन से चला, 2 बजे दिन में पहुंचा, रजिस्ट्रेशन काउंटर पहले बंद मिलता था, अब उसे रजिस्ट्रेशन काउंटर का कोई चिंता नहीं है, कभी भी आए रजिस्ट्रेशन हो सकता है। हाँ, लिमिट हम लोगों की ज़रूर है, क्योंकि कोविड फिर दोबारा आया है तो हम लोगों ने लिमिट किया है। एक दिन में एक पेशेंट, एक विभाग 250 पेशेंट्स देख सकता है, ताकि गुणवत्ता बनी रहे, लोगों को संक्रमण न फैले और भीड़ ज़्यादा ना हो। और इस 150 से अगर लिमिट बढ़ गई, कोई रजिस्ट्रेशन ले आता है तो नेक्स्ट डे उसका रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, ताकि वो आज अगर नहीं दिखा सका तो एटलीस्ट कल दिखा सके। एमरजेंसी की सुविधा तो पहले से उपलब्ध है, अगर कोई ओपीडी में दिखाना चाह रहा है और इमरजेंसी उसको है तो इमरजेंसी में जाके दिखा सकता है। वैसे लोगों के लिए जो 250 के अंदर हैं उनका सेम डे रजिस्ट्रेशन है, 250 के बाद है तो नेक्स्ट डे उनको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, ताकि वो मॉर्निंग में आके अपना दिखाना डायरेक्ट डॉक्टर से कर सके। साथ में जो मैंने सुविधाएं शुरू की है कि पहले रिपोर्टिंग का टाइम हुआ करता था 4 घंटे, 10 बजे से 2 बजे तक, तो ये भी लोगों के लिए प्रॉब्लम था। अगर कोई रिपोर्ट ले भी लेता है तो नेक्स्ट डे के लिए रजिस्ट्रेशन कब कराए। तो अब जो सुविधाएं हम लोगों ने काउंटर्स बढ़ा दी हैं और टाइम बढ़ा दिया है, तो कोई कभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है और कभी भी अपना रिपोर्ट ले सकता है। नेक्स्ट जनरेशन जो अब हम लोग जा रहे हैं कि अपने मोबाइल पे रिपोर्ट लोगों का आ जाएगा। अच्छा। तो अब कोई ज़रूरी नहीं है कि वो काउंटर पे जाके रिपोर्ट ले, वो अपने मोबाइल पे भी रिपोर्ट रिसीव कर सकता है। OTP जनरेट होगा, जैसे उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहे और सही जगह सही आदमी के पास उसका रिपोर्ट जा पाए। तो इस पर हम लोग लगे हुए हैं, ट्रायल हमारा चल रहा है, जल्द ही उसको भी हम लोग कर लेंगे। तीसरी असुविधा जो होती थी वो लोगों को कि पैसे का होता था। कोई ज़रूरी नहीं कि हर आदमी पैसा लेके ही चले। अब ATM का ज़माना है, पेटीएम का ज़माना है, तो इन सब की सुविधाएं भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि इन सुविधाओं को ही लोग फ़ोन पे से या जो है इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट से भी पैसा देके रजिस्ट्रेशन करा सके या अपनी पैसा जमा कर सके। तीसरी जो प्रॉब्लम आती थी वो ट्रॉली की आती थी, तो कम ट्रॉलीज थे हमारे पास, तो अब लोगों ने ट्रॉलीज पूरे संस्थान में दे दिया है। कहीं भी कोई ट्रॉली के लिए मारामारी नहीं है, ट्रॉली व्हीलचेयर्स हर जगह उपलब्ध हैं। कहीं उसको ट्रॉली के साथ ट्रॉली मैन मिलेगा, कहीं कम से कम ट्रॉली मिल जाएगा, ताकि वो खुद से लेके भी जा सके। उसे कंधे पे ढोके, या कई पिक्चर्स इलेक्ट्रॉनिक या प्रेस में या आते थे, वो अब नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ वो सुविधा के लिए अब दिक्कत ही नहीं है। कम से कम ट्रॉली या व्हीलचेयर तो उपलब्ध है, वो खुद से भी लेके जा सकता है, ट्रॉली मैन रहा तो भी, नहीं रहा तो भी। जो नेक्स्ट सुविधा थी वो थी कि ऑपरेशंस का, तो ऑपरेशंस के हमारे आज के डेट में 30 OT थिएटर्स है हमारे पास। इसकी सुविधाएं भी हम बढ़ा रहे हैं। बहुत जल्द हमारे पास 6 नए ऑपरेशन थिएटर्स होंगे, तो ऑपरेटिंग टाइम ज़्यादा भी रहा तो नंबर्स हमारे ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि OT नंबर्स ज़्यादा हो जाएंगे। रही बात बेड्स की, तो शुरू में जब मैं सुपरिटेंडेंट एज ज्वाइन किया था 2017 में, उस समय हमारे पास 500-600 बेड्स हुआ करते थे। आज 2023 में मेरे पास 1100-1200 बेड है और अगले 2 वर्षों में 2000 बेड और बढ़ जाएंगे।
जिसमें 1500 बेड तो इसी साल बढ़ने की उम्मीद है। तो ये बहुत बड़ा राहत होगा लोगों के लिए कि अगर बेड नहीं मिल रही तो उसकी समस्या भी समाधान हो सकती है। इसके साथ आई डिपार्टमेंट की एक अलग पूरी बिल्डिंग बन रही है जो कि 200 बेड की लगभग है, 125 से 200 बेड की। वो सुविधा जो है वो आई की अलग हो जाएगी। मतलब आई का डिपार्टमेंट का कोई भी टेस्ट हो, चाहे वो खून जांच हो चाहे एडवांस जांच हो, वो उसी बिल्डिंग में होगा। तो भीड़ अलग हो जाएगी। जी। तो मेन भीड़ में लोगों को आना नहीं पड़ेगा, एक अलग बिल्डिंग में उसकी इलाज हो जाएगी। उसके पेशेंट्स वहीं जांच भी करा सकेंगे, इलाज भी करा सकेंगे और वहीं से चले भी जाएंगे। तो उनको मेन बिल्डिंग में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेन बिल्डिंग का भी भार कम होगा। जी। इसके साथ आपने बताया लगभग 1,100 1250 का एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बन रहा है जो 2025 तक बन के तैयार हो जाने की सुविधा मिल पाएगी लोगों को। जी, जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से लोग आते हैं आपके यहाँ, ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और डिजिटल पेमेंट करके भी जो चिकित्सा सेवा है वो ले सकते हैं। यदि हम बातचीत करें मनीष जी, चूँकि जब कोई भी पेशेंट आता है आपके यहाँ, जब वो आते हैं उन्हें 10 दिन रहना है, 1 हफ्ते रहना है, उनके साथ उनके परिवार के भी कुछ लोग होते हैं। जी। ये कहीं ना कहीं एक समस्या है। जी। यदि उनके साथ 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो आपके लिए एक समस्या हो जाती है कि पेशेंट का तो आप इलाज कर रहे हैं, उन्हें किस तरीके से आप सुविधा प्रदान करते हैं या उन्हें किस तरीके से आप समझाते हैं? जब मैं सुप्रिटेंडेंट बना तो सबसे बड़ा दुख मुझे ये था कि परिजनों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। अच्छा। तो हम और हमारे निदेशक जो उस समय थे उन्होंने दोनों ने मिल के पहल की और पावर ग्रिड की तरफ से, एनटीपीसी की तरफ से 500 बेड का एक अलग ही बिल्डिंग बनाया गया जिसको पावर ग्रिड विश्राम सदन का नाम दिया गया। और उसमें 500 बेड की सुविधा है मरीज के परिजनों की रहने की। इसके अलावा पुल निर्माण निगम का भी एक 100 बेड का है, तो 600 लोगों के रहने की व्यवस्था भी है। ये लोग ऑन पेमेंट रहते हैं। 50 रुपये है मात्र बेड का और 350 रुपये है रूम का चार्जेस। एक रूम में 2 लोग रह सकते हैं, अटैच बाथरूम विद बालकनी है। खाने की सुविधा भी उनको उपलब्ध है। वहाँ अंदर नो प्रॉफिट नो लॉस पे कैंटीन चलता है। 30 रुपये में नाश्ता है, 50 रुपये में खाना है। तो रहने खाने की सुविधा की अब लोगों को ज़रूरत नहीं। हाँ, क्योंकि लोगों की भीड़ बढ़ रही है तो सुविधा हमें बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि मेरा अस्पताल अभी 1200 1250 बेड के आसपास का है और जल्द ही जब 2000 का हो जाएगा उसके अनुरूप भी हम लोग कार्य कर रहे हैं कि और सुविधाएं इस माध्यम में भी बढ़ाया जा सके। यदि हम बात करें कुछ सरकारी योजनाओं की, यदि हम बात करें कुछ सरकारी सुविधाओं की जो सरकार प्रदान करती है आम इंसान के लिए, तो किनका जिक्र करना चाहेंगे आप? हमारे यहाँ अगर बच्चे का लिए तो RBS की योजना है जिसमें कोई जन्मजात बच्चा अगर किसी बीमारी से पीड़ित है जन्म से ही, तो उसकी सारी जांच से लेकर इलाज तक की सरकार सुविधा दे रही है। राष्ट्रीय बाल सुरक्षा योजना है। इसमें वो सिर्फ मुझे इंस्टीट्यूट में पहुंचना है, अपने सरकार के जो स्टेट के डिस्ट्रिक्ट से रेफ़र होके, और वो अगर रेफ़र होके IMS आता है तो उसकी एंट्री से एग्ज़िट तक की सारी जांच और इलाज की सुविधा सरकार फ्री देती है। चाहे वो किसी भी तबके का हो, गरीब अमीर किसी जाति का हो, सब के लिए फ्री है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। एडल्ट की अगर आप बात करें तो मुख्यमंत्री राहता कोष और प्रधानमंत्री राहता कोष, ये दोनों योजना है जो स्टेट और सेंट्रल दोनों सुविधाएं यहाँ संस्थान में मौजूद हैं। इसके अलावा जो है स्मार्ट कार्ड योजना, जो अपनी जन औषधि की योजना, ये सब है उपलब्ध, जिसमें आयुष्मान भारत का योजना के अंदर पैकेजेस हैं। सारे पैकेजेस हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, सारे का इलाज हमारे यहाँ उपलब्ध है। और स्वास्थ्य मित्र हमारे यहाँ हैं, जो आयुष्मान मित्र हमारे यहाँ हैं, जो लोगों को बताते हैं कि कैसे इनका फॉर्म फिलअप होना है, कैसे ये फॉर्म प्रोसेस होता है, क्या सुविधाएं इसमें मिल सकती हैं, कितने पैसे इनको मिल सकते हैं। तो ये काफ़ी राहत है गरीब मरीजों की। जिस पास कुछ नहीं है वो इन माध्यमों से इलाज करा सकता है और इसमें उसे काफ़ी राहत होता है। जी, चूँकि आप HOD हैं, यदि हम बात करें आपके डिपार्टमेंट की, आप गैस्ट्रो सर्जिकल एंड लीवर ट्रांसप्लांट में HOD के पद पर अपनी सेवा दे रहे हैं। कितना बड़ा चैलेंज है और किस तरीके से आप यहाँ पर अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं? गैस्ट्रो सर्जरी डिपार्टमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, इसलिए कि गैस की बीमारी छोटी से लेकर कैंसर की बीमारी बड़ी तक की सारी सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में मैक्सिमम पेशेंट्स गॉलब्लैडर स्टोन यानी पीत की थैली में पत्थर वाले होते हैं। मुझे नहीं लगता कि बिहार के अंदर कोई फैमिली होगी जिसके यहाँ पीत की थैली में पत्थर की बीमारी नहीं हो। कोई मामा, चाचा, नाना, फुआ,
ताया ताई कहीं ना कहीं स्टोन की बीमारी रहती है, और इसकी सुविधा सबसे सस्ते दर पर अच्छी गुणवत्ता के साथ मशीन द्वारा इलाज का वो आईजीएमएस में उपलब्ध है, जो लोगों को दी जा रही है। इसके अलावा अन्य जो है आँत में रुकावट की हो, आँत में टीबी की बीमारी हो, ये छोटी बीमारियों का एम्पेंडिक्स हो, इन छोटी की बीमारी का तो है ही। अगर आप बड़ी बीमारी की बात करें, यानी खाना के नली जो है जिसको इसोफेगस कैंसर बोलते हैं, खाना की थैली यानी स्टमक कैंसर बोलते हैं, बड़ी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन कैंसर है, छोटी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों का कैंसर का है, मल द्वारा कैंसर, रेक्टल कैंसर है, इसकी इलाज भी हमारे यहाँ सस्ते दर पर दोनों तरह से मौजूद है। जो लोग ओपन सर्जरी कराना चाहेंगे, कम पैसे हैं तो ओपन सर्जरी की सुविधा भी है। जो लोग दूरबीन से कराना चाहेंगे उनकी दूरबीन से भी इलाज संभव है, सस्ते दर पर उपलब्ध है। इसके अलावा लिवर कैंसर जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग ऑपरेशन होता है, किसी का लिवर आप काटते हैं तो जो बचा हुआ भाग है वो उस बीमारी से जूझ के आगे चल सकता है कि नहीं, ये देखना पड़ता है, जिसको सिटी वॉल्यूमेट्री बोलते हैं। किसी का लिवर अगर काटना है तो सिटी वॉल्यूमेट्री से नाप के ये देखा जा सकता है कि अगर इसका लिवर हम इतना निकाल देंगे तो बाकी बचे लिवर से इनकी जीवन चल सकती है या नहीं चल सकती है। और सबसे बड़ा चैलेंज था जो हमारे लिए एज अ HOD, वो लिवर ट्रांसप्लांट शुरू करना था। लिवर ट्रांसप्लांट मल्टीपल डिसिप्लिन इन्वॉल्व है, जिसमें गैस्ट्रो मेडिसिन डिपार्टमेंट, गैस्ट्रो सर्जरी डिपार्टमेंट, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट, अलाइड जो जांच के हैं हमारे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, सारे को कोहेसिव के साथ एक टीम वर्क के साथ काम करना पड़ता है। सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये सारी सुविधाएं तो हम दे पा रहे हैं, लेकिन अभी तक हम 2 ही ट्रांसप्लांट कर पाए हैं, क्योंकि लोगों को लिवर देने में काफ़ी डर लगता है कि मैं अपना लिवर अगर किसी परिवार को दूंगा तो मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। चैलेंज तो है, लेकिन यही पेशेंट अगर बाहर ऑपरेट हो रहे हैं तो हमारे यहाँ क्यों नहीं। जब हम बाहर से सस्ते दर पे बाहर 20 से 25 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं और हमारे संस्थान में 10 लाख खर्च हो रहे हैं, जिसमें 5 लाख सरकार दे रही है, तो 5 लाख में वो हो सकता है, संस्थान के अंदर हो सकता है, लेकिन मेरे पास एडवर्टीजमेंट नहीं है। हम लोगों ने प्रयास किया है कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए, और इसके लिए जितने भी मेले लगते हैं बिहार में, सब मेले में हमारी टीम जाती है और लोगों को जागरूक करती है ट्रांसप्लांट के बारे में, लिवर ट्रांसप्लांट की सुविधा के बारे में, अन ट्रांसप्लांट की सुविधाओं के बारे में। तो इससे जागरूकता जब बढ़ेगी तो लोग जागृत होंगे तो आएंगे। समस्या ये है कि लोग चाहते हैं कि फ्री में लिवर मिल जाए, कोई अगर ब्रेन डेड पेशेंट हो उससे मिल जाए, अपना नहीं देना चाहते हैं। तो ये जागरूकता की कमी है। इस कमी को दूर करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, ताकि लोगों में जागरूकता फैलेगी तो लोगों को ज़्यादा फायदा हो सकेगा। जी, जब आप किसी पद पे होते हैं, खासकर जब आप कहीं उच्च पद पर आसीन होते हैं, आपको पूरी टीम के साथ काम करना होता है। हमने देखा है जब कोविड के समय में पूरी आईजीएमएस में किस तरीके से व्यवस्था थी, लोगों ने अपनी सेवाएं प्रदान की, छोटे से लेकर बड़े तबके तक के लोग काम कर रहे हैं, हर वर्ग के लोग काम कर रहे हैं। और जब अंततः कोविड ख़त्म हुआ और इस तरह की परेशानियों से निजात पाए, तो किस तरीके से गुलाब के फूलों की जो बरसात है वो वहाँ के कर्मचारियों के ऊपर की गई। तो ये एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है जो आप करते हैं। आपके यहाँ जो भी लोग काम करते हैं उनका मनोबल बढ़ाना आपका बहुत बड़ा दायित्व होता है। चूँकि आप लगभग 33 वर्षों से चिकित्सा सेवा दे रहे हैं, पिछले विगत 33 वर्षों की यात्रा का जिक्र करें तो कहाँ देखते हैं आप अपने आप को, कितना संतुष्ट पाते हैं आप चिकित्सा सेवा में से? देखिए, ये चिकित्सा सेवा ऐसा है कि जिसमें निरंतर सीखना, निरंतर पढ़ना और निरंतर कार्यान्वित भी करना। सीख पढ़ के कार्यान्वयन करना, दोनों 2 चीज़ें हैं। कार्यान्वित करने के लिए, उसको रियलिटी में लाने के लिए ग्रुप की ज़रूरत होती है, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता है। और कोविड से मुझे बहुत चीज़ सीखने को मिली। कोविड ऐसा वाक़या था जिसमें हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने हम लोगों पे भरोसा किया और हमें कहा कि आप स्टार्ट कर सकते हैं, कि उन्होंने स्टार्ट किया। और ऑन रिकॉर्ड 1800 मरीज हमारे यहाँ एडमिट हुए, जिसमें 1400 मरीज बचे, 300 की डेथ हुई। ये 300 में से समझिए 250 वेंटिलेटर पे थे, और वेंटिलेटर पे ही हम लोगों ने रिसीव किया, और वो घंटे 2 घंटे 3 घंटे में उनकी डेथ हो गई, क्योंकि उसमें इलाज भी बहुत लोगों को मालूम नहीं था। इवन डॉक्टर्स को नहीं मालूम था कि क्या करना है। हम लोगों ने सीखा। उसके बाद जो नया चैलेंज आया लाइफ में वो था म्यूकरमाइकोसिस, फंगस बीमारी, जिसमें लोगों की आंखें चली जा रही थी, और इसका कोई इलाज
मतलब प्लान्ड या पहले तरीके से सीखा हुआ नहीं था। तो जो ये चैलेंज मुझे दिया गया कि बिहार में म्यूकर माइकोसिस का इलाज करना है, तो मैं और मेरी पूरी टीम में मेरे यहाँ ईएनटी सर्जन थे, न्यूरोलॉजी न्यूरोसर्जरी के सर्जन थे, मैक्सिलोफेशियल के सर्जन थे, डेंटल के सर्जन थे, ये पूरी एनेस्थीसिया की टीम थी। ये पूरी टीम मिलके हम लोगों ने वीडियोस देखे चाइना में कैसे ऑपरेशन हो रहा है, और उस वीडियोस को देख के हम लोगों ने सीखा और यहाँ शुरू किया। शुरुआत के 1-2 दिनों में हम लोगों ने 1-2 शुरू किया, बाद में तो 7-8 केस पर डे किया, और कई लोगों की आंखें बची, कई लोगों की मतलब नाक की साइनसेस बची। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था जो मुझे सीखने को मिला। और लाइफ में जो एक झटका लगा मुझे, कहिए, जो मैं शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं MBBS करके PG की तैयारी कर रहा था, तो 4 दोस्त हुआ करते थे मेरे, जिसमें एक मैं था, 3 मेरे और दोस्त थे। हम लोग बैठ के प्रिपरेशन करते थे एग्ज़ाम के लिए, और ऐसा हुआ कि मुझे एग्ज़ाम के ठीक पहले डीप जॉन्डिस हो गया। और ऐसा हुआ कि जिस दिन मुझे एग्ज़ाम देना था, उस दिन मैं जाने की स्थिति में नहीं था, और मेरे 3 दोस्त एग्ज़ाम दिए और वो बहुत अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हुए और उन्हें अच्छा कॉलेज मिल गया। तो मैं तो एग्ज़ाम दिया ही नहीं था, तो रिज़ल्ट तो मुझे पहले से पता था कि मैं तो कहीं हूँ ही नहीं। तो धक्का ज़रूर लगा मुझे, लेकिन मैंने धक्का से सीखा कि आई हैव टू डू माई पुट इन माई बेस्ट। ठीक है, लाइफ में नहीं किए तो नहीं किए, लेकिन आगे करना है। और फिर मैंने स्क्रैच से अकेला शुरू किया। 3 दोस्त तो चले गए थे, अलग अलग एडमिशन्स हो गया था। मैंने अकेला अपना प्रयास शुरू किया, और उस प्रयास में ये भगवान की दया से मुझे सफलता मिली कि मैं जो नेक्स्ट बिहार एंट्रेंस था उसमें रैंक होल्डर रहा। और रैंक होल्डर से जो मेरा ड्रीम, जो पहले मैंने बताया था कि सर्जरी मेरी ड्रीम थी, उस सर्जरी को मैं अचीव किया। तो ये मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो ड्रीम मैंने स्टैंडर्ड 4th में शुरू की थी, वो 1998 में आके मैं उसको अचीव कर सका। लेकिन मैंने ड्रीम को चेज़ किया, छोड़ा कभी नहीं। बातें बहुत है, चर्चाएं बहुत है, चूँकि हमने बहुत सारी बातें की हैं चिकित्सा सेवा में, आपके भी अनुभव जाने। कई ऐसे विद्यार्थी हैं, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो चिकित्सा सेवा में हैं, वो तैयारी करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो चलते चलते चाहूँगी कि एक सलाह आप उन्हें ज़रूर दें, किस तरीके से वो अपनी तैयारी करें। मेडिकल साइंस में अगर आप तैयारी करें तो कंसिस्टेंट एफर्ट की ज़रूरत है। आप बहुत ब्रेन वाले हों, बहुत आप टाइम दें, ऐसा नहीं है, कंसिस्टेंटली टाइम दें जी। और डिस्कशन करके पढ़ें, क्योंकि याद रखने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो याद नहीं कर पाएंगे जी। और जो ये रैट रेस चल रहा है ट्यूशन्स का और कोचिंग्स का, इससे बचें, ग्रुप डिस्कशन में करके चलें, ये बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। जो लोग MBBS की लगातार तैयारी नहीं कर पा रहे हो, सफलता नहीं हो पा रहा हो, उन्हें भी हतोत्साहित नहीं होना है। बहुत सारे ऐसे बायोटेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट, अदर डिपार्टमेंट्स हैं जो इससे रिलेटेड है, उसमें भी अच्छा हो सकता है। यानी कि आप उसमें भी करियर बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष मंडल जी कि आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आपके माध्यम से बहुत सारी ऐसी जानकारी हमारे दर्शक जान पाए, किस तरीके से IGI में इसमें सुविधाएं प्रदान की जाती है, और साथ ही किस तरीके से आप यदि चिकित्सा सेवा में जाना चाहते हैं तो अपनी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू। तो दोस्तों, आप देख रहे थे ये विशेष बातचीत जो हम कर रहे थे डिप्टी डायरेक्टर IGIMS मनीष मंडल जी से। कैसी लगी आपको हमारी आज की ये बातचीत? आप इस कार्यक्रम के विषय में अपनी राय देना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया भेजना चाहते हैं तो ज़रूर लिख भेजिए। नोट कर लीजिए हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारे ईमेल एड्रेस है director ddkpatna@gmail.com।